हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द जीके क्लासेस बाय सुनीता। हम एडीयू का प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे जिसमें हम लगभग 2 वीडियो बना चुके थे और 35 तक के क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। अब आगे के वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हम 36 नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र है कौन सा? ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी आयाम रहित राशि, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और इसमें जैसे विस्थापन, त्वरण इत्यादि। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सदिश राशि। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। हवा में नमी आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग हम लोग किसी द्रव्य या अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए करते हैं और एरोमीटर का उपयोग वायु या अन्य गैसों का वजन और घनत्व आदि मापने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। चलिए अब फिर हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए है बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, ऑप्शन नंबर बी है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से सभी, या ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था। भारत में 1960 के दशक में कृषि में हरित क्रांति आई और जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 7वें दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों व नई तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप हुई और इसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का विशेष योगदान था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक यानी सभी। चलिए अब हम फिर से अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से, एक ऑप्शन ए है झारखंड से अधिक, ऑप्शन बी झारखंड के बराबर, ऑप्शन सी झारखंड से कम, ऑप्शन डी अखिल भारतीय स्तर पर, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड से अधिक। वर्ष 2007 में बिहार में राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 58 थी और झारखंड राज्य की 48 थी।
तथा संपूर्ण भारत की 55 थी। तो भारत से भी ज़्यादा था बिहार में। सितंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर 27 थी तथा संपूर्ण भारत की 28 थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए नीतीश कुमार के द्वारा, ऑप्शन बी लालू प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन सी सुशील मोदी के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2006 से 7 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम फिर अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जनता सरकार के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है राजीव गांधी के द्वारा, या ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जनता सरकार के द्वारा। गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा चल योजना का भारत में प्रथम बार जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू की गई थी। ये 1 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजना और अनवरत योजना सभी होती है। चलिए अब हम फिर से अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 42 नंबर, गरीबी का अंतर दर्शाता है। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच बुनियादी सुविधाओं में अंतर। ऑप्शन बी है गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय और स्तर के बीच का अंतर, या ऑप्शन सी है विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। गरीबी का अंतर किसी देश में गरीबी की तीव्रता को दर्शाता है, जो गरीबी रेखा से कुल जनसंख्या की औसत कमी को दर्शाता है। गरीबी अंतर विश्व बैंक द्वारा निर्मित एक संकेतक है जो प्रति व्यक्ति आय और घरों में खपत देखकर गरीबी को मापता है। चलिए फिर से हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे निम्न था। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है बिहार, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार की स्थिति मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे निम्न थी और केरल की स्थिति सबसे उच्च थी। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान रखते हुए व्यापक तरीके से गरीबी को मापने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। चलिए फिर से हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन बी है भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। ऑप्शन सी है इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का डिफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 44 का। गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण NSSO द्वारा किया जाता है और इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 वर्ष में लगाया जाता है। और भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस प्रकार सभी विकल्प सही है, तो विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो सब सही है, इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए किसे? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को, या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है कितनी? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 30, या ऑप्शन डी है 96, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 40। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। ये लिखा है किसमें? अनुच्छेद 171A, अनुच्छेद 171(1) और अनुच्छेद 171(2) में। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न फिर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है संसद, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। मतलब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन नंबर ए है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऑप्शन बी है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, सी विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, डी राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, या ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होना संभव नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। सरकार का कोई भी अंग निरंकुश न हो जाए, इसलिए संविधान में रोकथाम चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई है और इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है
अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त विधायिका और कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्यों के ऊपर नियंत्रण के लिए कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह इनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को अविधिमान्य घोषित करके उन्हें अपने सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करे। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है और जिसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ए विधायी शक्ति, बी कार्यकारी शक्ति, सी अर्ध न्यायिक शक्ति या डी न्यायिक शक्ति या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विधायी शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार 123(1) के अनुसार उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके अंतर्गत तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। और 2 में लिखा, अनुच्छेद 123 के 2 में लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विधायी शक्ति। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह है: एक सार्वजनिक हित में, बी राष्ट्रीय हित में, सी केंद्रीय हित में या डी क्षेत्रीय हित में या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय हित में। संविधान के अनुच्छेद 249(1) के अनुसार जब राज्यसभा ने इस संशय का संकल्प 2/3 बहुमत से पारित किया हो कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकेगी और ऐसा कानून अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकेगा। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।